आज हम एक ऐसी किताब के मूल विचारों की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने अपने नाम से ही बहुतों का ध्यान खींचा है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। नाम तो इसका काफी प्रोवोकेटिव है। हाँ, हमारे पास इस किताब का एक सार है जो सीधे मुद्दे की बात करता है, और हमारा मकसद ये समझना है कि ये किताब असल में बेपरवाह या लापरवाह होने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये वाकई में एक दिलचस्प विरोधाभास है। किताब का शीर्षक सुनकर लगता है कि ये उदासीनता की बात करेगी, लेकिन संदेश ठीक इसके उलट है। सही, ये चुनने की कला के बारे में है कि हमें अपनी सीमित ऊर्जा और ध्यान कहाँ लगाना चाहिए। अक्सर लगता है ना कि जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन ये सार कहता है कि असली दिक्कत ये है कि हम हर छोटी बड़ी बात को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं, हर चीज की परवाह करने लगते हैं। तो चलिए इस सोच को खोलकर देखते हैं, इसके पीछे का मनोविज्ञान समझते हैं। बिल्कुल। इसे एक तरह की मानसिक सफाई या मेंटल डीक्लटरिंग की तरह देख सकते हैं। हमारा ध्यान और हमारी मानसिक ऊर्जा, ये दोनों सीमित संसाधन है ना? हाँ। तो ये चर्चा इसी पर होगी कि हम इन संसाधनों को सबसे बेहतर तरीके से कैसे निवेश करें। ठीक है, तो इस मानसिक सफाई की शुरुआत कहाँ से होती है? सार की पहली और सबसे बड़ी बात, हमारी मानसिक ऊर्जा सीमित है। अगर हम हर चीज पे प्रतिक्रिया देंगे तो मेंटल फटीग होना तय है। पहली आदत, सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता। यहाँ मनोविज्ञान का एक बहुत सीधा सिद्धांत काम करता है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं, मतलब निर्णय लेने की थकान। अच्छा। सोचिए, हम दिन भर में जितने ज्यादा छोटे छोटे निर्णय लेते हैं या भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देते हैं, जैसे किसी ईमेल का जवाब दें, ट्रैफिक पर कितना गुस्सा हो, लंच में क्या खाएं, बिल्कुल, तो हमारे बड़े और जरूरी फैसले लेने की मानसिक क्षमता उतनी ही कम होती जाती है। हर बार जब हम किसी छोटी सी बात पर अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, हम बड़ी और महत्वपूर्ण चीजों के लिए अपनी क्षमता कम कर रहे होते हैं। लेकिन ये कहना आसान है। असल जिंदगी में तो हमारा दिमाग वो तो आसान रास्ता ढूंढता है, हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। खासकर आजकल। हाँ, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में। किसी ने ऑनलाइन कुछ उल्टा लिख दिया और हमारा पूरा दिन उसी एक कमेंट के बारे में सोचने में निकल जाता है, और गुस्सा होने में, जवाब तैयार करने में। सही बात। हम उस वक्त ये नहीं सोच पाते कि ये महत्वपूर्ण है या नहीं, हम बस रिएक्ट कर देते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने के लिए बना है, खासकर नकारात्मक उत्तेजनाओं पर। ये हजारों सालों का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है ताकि हम खतरों को पहचान सकें। लेकिन आज के डिजिटल युग में यही मैकेनिज्म हमारे खिलाफ काम कर रहा है। तो समझदारी किसमें है? समझदारी इसी में है कि हम होशपूर्वक चुनें कि किस उत्तेजना पर अपनी ऊर्जा लगानी है और किसे नजरअंदाज करना है। इसके लिए एक बहुत सरल फिल्टर है। क्या? खुद से पूछना, क्या ये बात एक हफ्ते, एक महीने या एक साल बाद भी मेरे लिए मायने रखेगी? अच्छा। ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं होता है, और जैसे ही जवाब नहीं मिलता है, हमें अपनी ऊर्जा वहां से हटाने की इजाजत मिल जाती है। तो ये एक तरह का मानसिक अनुशासन है, ये चुनना कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों को फिल्टर करना सीख लिया, लेकिन उन बड़ी और मुश्किल चीजों का क्या, जिनसे हम जानबूझकर बचते हैं? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि कई बार लड़ाई से बचना भी तो एक तरह का दर्द है ना। हम मुश्किल बातचीत से बचते हैं, जिम जाने से बचते हैं। ये किताब कहती है कि ऐसा करना ही सबसे बड़ी गलती है। हाँ, और ये हमें दूसरी आदत की तरफ ले जाता है, दर्द को स्वीकार करना। दर्द को स्वीकार करना, मनोविज्ञान में इसे कहते हैं पेन अवॉइडेंस ट्रैप, मतलब दर्द से बचने का जाल। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। कैसे? हम तात्कालिक आराम के लिए दर्द से बचते हैं, लेकिन ऐसा करके हम अक्सर भविष्य में और बड़े दर्द को न्योता दे देते हैं। जितना हम दर्द से बचते हैं, हमारी उसे सहने की क्षमता उतनी ही कम होती जाती है, और डर बढ़ता जाता है। हाँ, और हमारा डर उतना ही बढ़ता जाता है। सार में दिए गए उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे जिम जाने के दर्द से बचेंगे तो शरीर कमजोर होगा, जो बाद में बीमारियों के रूप में ज्यादा बड़ा दर्द देगा। सही है। इसी तरह किसी रिश्ते में एक मुश्किल बातचीत की असहजता से बचने के लिए हम सालों के अकेलेपन या टूटे हुए रिश्ते का दर्द मोल लेते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये सही दर्द और गलत दर्द सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में तो दर्द बस दर्द होता है। उस वक्त हम ये फैसला कैसे करें कि ये सहने लायक है या नहीं? करता है। अच्छा। सही दर्द वो है जो आपके मूल्यों और लंबी अवधि के लक्ष्यों से जुड़ा हो। ये विकास का दर्द है,
सीखने का दर्द है, कुछ बेहतर बनाने का दर्द है। और बुरा दर्द? बुरा दर्द वो है जो आपको अपने मूल्यों से दूर ले जाए या जो बिना किसी उद्देश्य के हो। परख करने का तरीका है खुद से पूछना, ये तकलीफ उठाकर क्या मैं उस इंसान के करीब पहुंच रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है तो वो दर्द सहने लायक है, वो एक निवेश है। अच्छा, तो मतलब दर्द तो हो गई, लेकिन हमें ये चुनना है कि कौन सा दर्द हमारे लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। ये तो मानसिकता को पूरी तरह से बदल देता है। पर क्या हो अगर कोई संघर्ष हमारे ऊपर थोपा गया हो, कुछ ऐसा जो हमारी गलती से हुआ ही नहीं? जैसे किसी का मुश्किल बचपन या कोई हादसा। ऐसे में ये कहना कि अपना दर्द चुनो, ये थोड़ा अन्यायपूर्ण नहीं लगता? और यहीं पर इस किताब का शायद सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद विचार आता है। कौन सा? जो तीसरी आदत है, जिम्मेदारी लेना। जी, भले ही गलती आपकी ना हो। सार साफ कहता है, भले गलती तुम्हारी ना हो लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। एक मिनट, ये बात थोड़ी आदर्शवादी नहीं लगती? मान लीजिए कोई सच में बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो क्या ये कहना कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसके दर्द को कम आंकना जैसा नहीं है? मैं आपकी चिंता समझती हूँ और ये एक बहुत ही नाजुक फर्क है। यहाँ जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दोष यानी फॉल्ट में अंतर समझना जरूरी है। ओके। दोष अतीत की बात है, किसने क्या किया। जिम्मेदारी वर्तमान और भविष्य की बात है, अब आप क्या करेंगे। किताब ये नहीं कहती कि आपके साथ जो हुआ वो आपका दोष है। वो कहती है कि उन हालात पर आप जो प्रतिक्रिया देंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। इसका सीधा कनेक्शन मनोविज्ञान के लोकस ऑफ कंट्रोल की अवधारणा से है। लोकस ऑफ कंट्रोल? हाँ, जिनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वे बाहरी परिस्थितियों या दूसरों को दोष देते हैं, और जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वे मानते हैं कि वो अपनी प्रतिक्रियाओं के नियंत्रण में है। मतलब ये पीड़ित महसूस करने की मानसिकता से बाहर निकलने का एक तरीका है। बिल्कुल। ये कहना कि ये मेरी गलती नहीं है हमें अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन यह कहना कि इसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, यह हमें शक्ति देता है। हाँ, ये अपनी ऊर्जा को शिकायत करने से हटाकर समाधान खोजने पर लगाना है। ये तो पहली आदत से जुड़ता है ना? बिल्कुल। ये सशक्तिकरण की नींव है। ये कहने जैसा है, ठीक है, मेरे सामने ये समस्या है, ये मेरे साथ हुआ, ये सच है, अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ। ये आपको अपने जीवन की कहानी का लेखक बनाता है। हाँ, न कि केवल एक पात्र जो बस परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया कर रहा है। ये सच में एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है, दोष से जिम्मेदारी की ओर। और ये बदलाव शायद हमारी खुशी की खोज पर भी लागू होता है। कैसे? हम सब अक्सर यही सोचते हैं, जब मेरे पास ये होगा या जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। हम खुशी को एक मंजिल की तरह देखते हैं। हाँ, और चौथी आदत इसी धारणा को चुनौती देती है। क्या कहती है वो? वो कहती है, खुशी एक लक्ष्य नहीं बल्कि परिणाम है। मनोविज्ञान में भी यही पाया गया है। इस सोच को हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल? हाँ, मतलब हम एक लक्ष्य हासिल करते हैं, उससे थोड़ी देर की खुशी मिलती है और फिर हम वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं और एक नए लक्ष्य के पीछे भागने लगते हैं। ये एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। तो अगर खुशी मंजिल नहीं है तो फिर क्या है? सार कहता है कि खुशी एक सार्थक सफर के दौरान अपने आप मिलने वाली चीज है, एक बाई प्रोडक्ट है। उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है। एक छात्र अगर सिर्फ डिग्री पाने के लिए पढ़ रहा है तो हर मुश्किल उसे बोझ लगेगी, तनाव देगी। सही है। लेकिन अगर वो सीखने की प्रक्रिया को, उस संघर्ष को ही अपना लक्ष्य मान ले तो उसे तनाव की जगह संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल। और वो संतुष्टि ही असली खुशी है। बिल्कुल। ये खुशी की परिभाषा को ही बदल देता है। खुशी का मतलब समस्याओं का न होना नहीं है, बल्कि सही समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया है। वाह। जब हम किसी ऐसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं जो हमारे लिए मायने रखती है, जिसके लिए हम सही दर्द सहने को तैयार हैं, तो उस प्रक्रिया में मिलने वाली संतुष्टि ही असली खुशी है। तो सवाल ये नहीं है कि मैं खुशी कैसे पाऊं? नहीं, सवाल ये है कि मैं कौन सी समस्याओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। एक कलाकार के लिए कैनवस पर रंग भरने की समस्या, एक वैज्ञानिक के लिए एक थ्योरी सुलझाने की समस्या। ये संघर्ष ही सार्थक है और खुशी उसी सार्थकता का नतीजा है। बिल्कुल। ये सारी बातें एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई हैं। पहले अपनी ऊर्जा बचाने के लिए चुनो कि किसकी परवाह करें, फिर अपने मूल्यों के आधार पर चुनो कि कौन सा दर्द सहें, फिर जिम्मेदारी लो। हाँ, फिर जिम्मेदारी लो और फिर उन समस्याओं को हल करने में जुट जाओ जो सार्थक लगती हैं,
और खुशी अपने आप मिल जाएगी। ये एक पूरा फ्रेमवर्क है। लेकिन इस फ्रेमवर्क को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए जब हम छोटी छोटी बातों में फिर से उलझने लगते हैं तो किताब एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली विचार देती है। आप 5वीं आदत की बात कर रहे हैं? हाँ, मृत्यु का स्मरण। ये याद रखना कि एक दिन सब खत्म होना है। सच कहूं तो ये थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, सुनने में थोड़ा निराशावादी और डरावना लगता है। हम तो जिंदगी में इससे दूर भागते हैं। तो ये हमारी मदद कैसे कर सकता है? पहली नजर में ये विचार डरावना लग सकता है, लेकिन मनोविज्ञान में इसे मोर्टेलिटी अवेयरनेस कहते हैं, मृत्यु की जागरूकता। और ये स्पष्टता लाने का एक बहुत शक्तिशाली साधन है। अच्छा? हाँ, बहुत से अध्ययनों ने दिखाया है कि जब लोगों को उनकी नश्वरता की याद दिलाई जाती है तो वे ज्यादा सार्थक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सतही चिंताओं को छोड़ देते हैं और अपने रिश्तों को ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये कोई निराशावादी विचार नहीं है? नहीं, ये महत्वहीन चीजों को हटाने का अंतिम और सबसे प्रभावी फिल्टर है। अब समझ आ रहा है। जब हम जिंदगी को इस बड़े पैमाने पर देखते हैं तो छोटी मोटी चिंताएं, अपमान, असफलताएं, ये सब वाकई बहुत छोटी लगने लगती हैं। आज जो लोग हमें जज कर रहे हैं, 10 साल बाद वे शायद मायने भी नहीं रखेंगे, तो उनकी अभी इतनी परवाह क्यों करें? ये सच में हमारी प्राथमिकताओं को तुरंत साफ कर देता है। यही इसका उद्देश्य है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा समय सीमित है, तो हम छोटी छोटी बातों पर नाराज होना बंद कर देते हैं। हम उन कामों को करने के लिए प्रेरित होते हैं जो हमारे लिए सच में जरूरी हैं। ये हमें अपने मूल्यों के अनुसार जीने के लिए मजबूर करता है, न कि समाज की उम्मीदों के अनुसार। हाँ, ये हमसे एक सीधा सवाल पूछता है, अगर मेरे पास सीमित समय है तो मैं इसे कैसे बिताना चाहूंगा? तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ये किताब अपनी सीधी और कुछ हद तक बदतमीज भाषा में बहुत गहरी बात करती है। हाँ, समझदारी की बात। ये एक सफर जैसा है। पहले अपनी मानसिक ऊर्जा को गैर जरूरी चीजों पे बर्बाद करना बंद करो, फिर उन संघर्षों को चुनो जो तुम्हारे मूल्यों से मेल खाते हैं। अपनी जिंदगी की हर प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लो। हाँ, भले ही हालात तुम्हारे पैदा किए हुए ना हो। हाँ, और खुशी को मंजिल मत समझो, बल्कि सार्थक समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया का आनंद लो। और जब भी रास्ता भटको तो ये याद रखो कि समय सीमित है। बिल्कुल सही। ये एक तरह का मानसिक फिल्टर बनाने की कला है, ताकि केवल वही चीजें आप तक पहुंचे जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। ये उदासीनता नहीं है, ये एक फोकस जुनून है। हाँ, केंद्रित जुनून। जैसा कि सार के अंत में कहा गया है, जिस इंसान ने ये सीख लिया कि किस चीज की परवाह कम करनी है, वही इंसान मानसिक रूप से मजबूत बन गया। यह एक बहुत शक्तिशाली अंतिम संदेश है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए कोई एक विचार? इस चर्चा ने हमें सिखाया कि हमें अपने संघर्षों को चुनना चाहिए। तो यहाँ सोचने वाली एक बात है। बताइए। अक्सर हम खुद से पूछते हैं, मुझे किस चीज से खुशी मिलती है, या मैं जीवन में क्या पाना चाहता हूँ। इस किताब के दृष्टिकोण से शायद बेहतर सवाल यह है, आप कौन सा दर्द सहने के लिए तैयार हैं? आप किस उद्देश्य के लिए संघर्ष करना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि जिस चीज के लिए आप संघर्ष करने को तैयार हैं, वही शायद यह बताता है कि आप असल में किसकी परवाह करते हैं। इस एक सवाल का जवाब शायद आपके असली मूल्यों और जीवन के उद्देश्य को किसी भी और चीज से ज्यादा स्पष्ट कर सकता है।